हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ फिल्ट्रेशन बैरियर का, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं ये कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर अच्छा सॉरी फॉर बैड प्रोनाउंसिएशन, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो इनको हम कंसीडर करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और इनकी ये एंडोथेलियम लेयर, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये अपने हैं पोडोसाइट्स। तो दीज थ्री आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं, पर मेन डिफरेंस जो होता है नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में, नेफ्राइटिक में ज़्यादातर ये पार्ट जो है अपना एंडोथेलियम और सब एंडोथेलियम और पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन उसमें बताया जाता है। तो ये ज़्यादातर मतलब अफेक्टेड होता है। तो और देखें हम नेफ्रोटिक को, तो नेफ्रोटिक में ज़्यादातर हमारा जो पोडोसाइट्स होते हैं और अपना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, पोडोसाइट्स को हम कह लेते हैं एपिथेलियम, ये है एंडोथेलियम, ये है एपिथेलियल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की। अच्छा, तो और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो या तो नेफ्रोटिक में अपना जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी जो है सब एपिथेलियल, या तो अपनी होगी पोडोसाइट्स इंजरी होंगी, जिसकी वजह से तो मेन कारण होता है यहाँ पे एनायन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो वो यहाँ पे ही डैमेज होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस होता है। प्रोटीन में ज़्यादातर एनायन होता है, तो उसी वजह से नेगेटिव चार्ज जो उसको रिपेल नहीं कर पाता, तो वो आ जाता है फिल्टर होके और लॉस होता है यूरिन में। अच्छा, तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम पहले आर्टिक वर्ड को समझ लेते हैं। आर्टिक वर्ड को समझते ही हमें पता चल जाता है, तो ये इट मस्ट बी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक का पहले डिफरेंस मैंने बता दिया है। नेफ्रोटिक में क्यों नहीं होता इन्फ्लेमेशन? द मेन रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, इनमें जब ब्लड आता है तो मतलब दिस पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर इज वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल तो वो भी है, पर ये जो है ये वार्ड ऑफ नहीं है ब्लड से। ब्लड के बिल्कुल सामने कोई भी इंजरी होगी, ब्लड में सारे कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल्स वो इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा देंगे, और आगे का प्रोसीजर हम देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, ठीक है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में दो चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, एक तो GFR कम होता है, और एक फिल्ट्रेशन बैरियर अपना डैमेज हो जाता है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन बैरियर क्यों डैमेज होगा? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगी किसी की वजह से, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से, या जिसकी भी वजह से फिल्ट्रेशन बैरियर को हार्म होगा, फिल्ट्रेशन बैरियर खत्म हो जाएगा, तो इसके मेन कंपोनेंट जो हैं, तो वो चीज़ें हमें लॉस में मिलेंगी। पहली डिस्मॉर्फिक आरबीसीज क्यों? क्योंकि बैरियर जब डैमेज होगा तो वो कहीं ना कहीं पे पूरा नहीं, आरबीसीज को थोड़ी बहुत जगह दे दे ताकि वो निकल सकते हैं। तो जो भी इंजरी होगी तो उसमें हेमेचुरिया मिलेगा। डिस्मॉर्फिक आरबीसीज, जिसको हम एक्एंथोसाइट्स भी कहते हैं, एक्एंथोसाइट्स देखें, एक्एंथोसाइट्स, ठीक है। तो अच्छा, प्रोटीन्स इन यूरिन, जो जाहिर बात है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अगेंस्ट द प्रोटीन्स, उनके पास एनायन चार्ज होता है जो रिपेल करता है प्रोटीन्स को। तो जब वो डैमेज होगा तो जाहिर बात है प्रोटीन स्लिप आउट हो जाएंगे ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी से होकर सीधे आ जाएगा ट्यूब्यूल्स में, पर ये अंडर नेफ्रोटिक रेंज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ मेन जो होता है अपना अगेंस्ट द प्रोटीन्स, मेन जो बैरियर होता है वो है एपिथेलियल साइड ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट। ये जो है ये दो मेन कंपोनेंट अगेंस्ट प्रोटीन्स, इसीलिए इतने प्रोटीन्स नहीं ज़ाया हो जाते कि वो नेफ्रोटिक रेंज में आ जाएंगे, मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन्स ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, वो नेफ्रोटिक रेंज होती है। अगर उससे कम है, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, तो वो नेफ्रोटिक रेंज में, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोटिक रेंज। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट पढ़ें हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, तो वो है GFR कम होती है। GFR क्यों कम होती है? क्योंकि हाइपरसेल्युलरिटी हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो जाहिर बात है सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, साइटोकाइन्स, हर कोई आ जाएगा, तो वहाँ पे मतलब भीड़ हो जाएगी बहुत। तो कहाँ से जाएगा फ्लूइड, और कैसे इन 3 लेयर से, ये 3 लेयर तो भर जाएंगी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट से, कहाँ से, यहाँ से फिल्टर होके और ट्यूब्यूल्स में गिरेगा, नहीं गिर पाएगा, तो GFR बहुत ही कम हो जाएगा। GFR कम होने की वजह से हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ओलिगोयूरिया बढ़ जाएगा। बारी बात करें, ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन जब फिल्टर ही नहीं होगा तो कहाँ से बाहर निकलेगा? तो दैट मीन्स के बॉडी में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, और इसकी वजह से इनके सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे यूरिया के बढ़ने से फटीग हो जाता है, वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वेस्ट, ये वही मैंने बोला, फिल्टर नहीं होंगे, सीक्रेट नहीं होंगे, तो कहाँ से? दूसरा कंपोनेंट है ओलिगोयूरिया। ब्लड की GFR कम है, फिल्टर ही कम हो रहा है, तो यूरिन कम ही बनेगा, ओलिगोयूरिक रेंज में आ जाएगा। तीसरा थर्ड मेन कंपोनेंट
जो हमारा मेन मुद्दा है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स भी आते हैं, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब फिल्टर ही नहीं होगा तो फ्लूइड आउट ही नहीं होगा यूरिन से, तो सारा फ्लूइड बॉडी में, बॉडी की वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स में जमा हो जाएगा, तो वो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देगा। कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से मतलब ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से जो आर्टरीज या वेसल्स हैं में हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन इज द मेन सिम्टम ऑफ द नेफ्राइटिस। ये इतने सीवियर नहीं होता नेफ्रोटिक में, पर नेफ्राइटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना हाइपरटेंसिव हो जाता है बंदा कि वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहा जा सकता है। में भी कॉल्ड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो हमें नेफ्रोटिक में नहीं मिलता इतना। और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कैपिलरीज में जाहिर बात है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो एडिमा भी होगा। एडिमा का एक और रीज़न हमारे पास है प्रोटीन एंड यूरिन। प्रोटीन जब लॉस होंगे वो ऑन्कोटिक प्रेशर कम करेंगे। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से कैपिलरीज में इट मे लीड टू एडिमा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसका क्लासिक केस बनाए तो कैसे बन सकता है? ठीक है, क्लासिक केस हमें सिम्टम्स कौन कौन से मिलेंगे किसी भी केस में? ठीक है, डिस्मॉर्फिक आरबीसीज मिले हैं तो हम हेमेचूरिया कहेंगे कि एक पेशेंट आया है, उसके सिम्टम्स ये हैं, उसको हम नेफ्राइटिक कंसीडर कर सकते हैं अगर उसके पास ये है। उसके अलावा है, अच्छा, हेमेचूरिया डार्क यूरिन की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है हमारे किसी भी क्वेश्चन में। उसके अलावा प्रोटीन लॉस हो रहे हैं, तो वो हमारे पास सिम्टम कैसे आएंगे? एडिमा होगी, स्वेलिंग हो सकती है, पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, मतलब कि पेरिऑर्बिटल एरिया में टिश्यूज़ हैं वो इतने एडहेरेंट नहीं होते भी हैं, मतलब उनके अंडरलाइन टिश्यूज से, जिसकी वजह से पेरिऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, इतना ईजीली हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजन्स ऑफ द बॉडी। मतलब एंकल एडिमा भी मिल सकता है, ठीक है, स्वेलिंग या एडिमा। उसके बाद हमारे पास यूरिया बढ़ा है, उसकी भी सिम्टम्स हो सकती हैं इसके बाद। फटीग कैन बी प्रेजेंटेड एज यूरिमिया इन पेशेंट। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लॉस हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया जो हमें डिपिस्टिक पे मिल सकता है, और या किसी और टेस्ट। अच्छा, प्रोटीन यूरिया जो लेते हैं 3.5 ग्राम पर डे। ये हमारा एक पेशेंट आया जिसके पास डार्क यूरिन है, डार्क यूरिन की तरफ प्रेजेंट कर रहा है, उसकी पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग है या एंकल एडिमा है, जो भी हो सकता है। वो फटीग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और जब हमने लिपस्टिक की तो वहाँ हमें प्रोटीन यूरिया मिला। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।